जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम लोग बीपीएससी के बारे में बात करेंगे और आज का ये मेरा पहला क्लास है। तो बीपीएससी के जो जो भी चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज ये मेरा पहला क्लास है। तो मैं रोशन गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ ई पथ के ऑनलाइन क्लास पे। तो चलिए आज देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने जाएंगे। तो ये अनुक्रम में सबसे पहले खंड ए आता है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में क्या क्या टॉपिक है ये देखेंगे। सबसे पहला है इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें पाषाण युगीन संस्कृति। थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानते हैं कि ये दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता थी जो कि हमारे भारत में ही उपस्थित थी। उसके बाद पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे अभी के समय में जो जाति व्यवस्थाएं हम देखते हैं वो जाति व्यवस्था मुख्य रूप से जब प्रारंभ हुआ था इस वैदिक काल में ही हुआ था। वैदिक काल को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल। मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में जो अभी जाति व्यवस्था है वो प्रारंभ हुआ था। जैसे अभी देखते हैं शूद्र है, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण है, इन सब जातियों का प्रथा का प्रारंभ ये वैदिक काल से ही हुआ है। जब उस समय पढ़ेंगे तो देखेंगे काफी मजा आएगा दोस्तों। अगला हम पढ़ेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल, महाजनपद काल। इसमें हम देखेंगे कि 16 महाजनपद थे। इस समय ही बौद्ध काल भी था। आगे देखेंगे 6 नंबर में मौर्य समाज साम्राज्य। उसके बाद देखेंगे मौर्योत्तर साम्राज्य काल, संगम काल। और 9 नंबर में देखेंगे गुप्त साम्राज्य काल। उसके बाद देखेंगे गुप्तोत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और मौर्य काल। बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी में तो भर भर के प्रश्न यहाँ से आते हैं। उसके बाद देखेंगे दक्षिण भारत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत। तो कुल मिला के प्राचीन भारत में हमारा जो चैप्टर है वो 12 है। उसके बाद हम लोग जब आ जाएंगे तो देखेंगे खंड बी मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अभी एनईपी 2020 जो लागू हो गया है तो इसमें से जो भी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, जो मुख्य चीज़ें जो देश को बदल सकता है वही चीज़ों जो मुगल काल से लिया गया है। बाकी चीज़ों को अभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्किप करा गया है। तो इसमें देखेंगे खंड बी में मध्यकालीन भारत में पहला जो चैप्टर है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। स्रोत क्या सब रहे हैं उसके बारे में। उसके बाद देखेंगे कि भारत में तुर्कों का आगमन कैसे हुआ। तुर्क जब आए तो देखेंगे तुर्क थोड़ा सा बदमाश टाइप का था और देखेंगे अभी इसकी बदमाशियां स्टार्ट हो जाएगी, अभी बात करेंगे थोड़ा देर में। इसके बाद पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 1506 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद देखेंगे क्षेत्रीय शक्तियां 13वीं सदी से 15वीं सदी तक। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट बीबीआई समझिएगा। 6 नंबर पे आता है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। 7 नंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मुगल साम्राज्य एवं शेरशाह। शेरशाह अपने बिहार से संबंधित है तो इससे बहुत ही ज्यादा प्रश्न आए हैं और भर भर के प्रश्न आए। इसमें अंतिम चैप्टर हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य और कुल मिला के खंड बी मध्यकालीन भारत में ये 8 टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो आ जाएगा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत प्राचीन और मध्यकालीन भारत से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बीपीएससी में देखें, एसएससी, रेलवे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मुख्यतः हम बीपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न कहीं से आया है तो आधुनिक भारत से ही आया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला चैप्टर हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश कालीन प्रमुख अधिनियम तथा प्रशासक।
थर्ड नंबर पे देखेंगे ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत विजय। फोर्थ नंबर पे बात करेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, उनकी नीतियां क्या क्या थी, भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। फिफ्थ नंबर में हम देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा। 6 नंबर पे बात करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज पर प्रभाव। 7th नंबर पे बात करेंगे ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। 8 नंबर पे बात करेंगे आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसी समय हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा जो हमारे भारत की संस्कृति में सबसे कुरीतियों में से भरा हुआ प्रथा था। देखेंगे कैसे जिंदा औरतें, नवयुवक औरतों को कैसे जला दिया जाता था। रूह कांप जाएगा आप पढ़ेंगे और काफी मजा आ जाएगा। ऐसे पढ़ेंगे जैसे लगेगा आपने कोई मूवी देखा है। चलिए 9 नंबर पे बात करेंगे राष्ट्रवाद का उदय। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, 9 नंबर राष्ट्रवाद का उदय। 10 नंबर है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, बेसिकली सेकेंड पार्ट है राष्ट्रीय आंदोलन का। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों एवं महिलाओं की सहभागिता देखेंगे। अच्छा, भारत में प्रारंभ से मजदूर वर्ग थे ही नहीं। जब भारत में कंपनियां आई, उद्योग लगे, तो एक नए वर्ग का उदय हुआ, जो वर्ग था मजदूर वर्ग था। आगे देखेंगे 13 नंबर में गणतंत्र के रूप में भारत का उदय। फिर भारत आजाद हो गया 13 नंबर में। उसके बाद देखेंगे 14 नंबर में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के प्रमुख घटनाक्रम। अब भारत आजाद हो चुका है, इसके बाद क्या घटनाक्रम है, क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे 15 नंबर में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश नीति। भारत की विदेश नीति क्या है, अभी एस जयशंकर प्रसाद हमारे विदेश मंत्री हैं। तो देखते हैं 16 नंबर में भारत एवं बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था। ये 3 खंडों में बांटे हैं, पूरे इतिहास को 3 खंडों में बांटे हैं, ए बी सी। लेकिन जब हम स्टार्ट करने जाएंगे तो खंड सी आधुनिक भारत से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। खंड सी आधुनिक भारत का पहला चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। देखते हैं कि यूरोपीय जो कंपनियां थी वो भारत आखिर आए ही क्यों, क्या कारण थे। यूरोपीय देख रहे हैं, ये यूरोपीय कंट्रियां हैं, ये भारत आए ही क्यों थे, क्या कारण था भारत में आने का इनका। तो देखिए उस समय में क्या था, ये जो पूरा वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं, यहां पे टर्की एक देश है, यहां पे जो है एक टर्की देश है, जो है थोड़ा बदमाश टाइप का। प्रारंभ में जो चीन हुआ करता था, वहां पर सिल्क अर्थात रेशम का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ करता था। और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये सिल्क रूट को बता रहा है। देखिए सिल्क रूट अपने यहाँ बंगाल के क्षेत्र से होके भी जुड़ रहा है, और यहाँ गुजरात के क्षेत्र से भी होके जुड़ रहा है, और ये पूरा चाइना को कवर करते हुए यूरोपीय देशों में जाके ये कनेक्शन इसका हो रहा है। अपना भारत शुरू से ही कहा जा रहा था कि सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया मतलब खूब ज्यादा धन संपत्तियां हमारे भारत में थी। तो थी कैसे, अपने जो भारत के लोग थे वो व्यापारिक वर्ग बहुत ज्यादा थे। यहाँ ये सिल्क रूट थे, यहाँ से व्यापार करके आते थे, अपने भारत में रहते थे, और इस प्रकार अपने भारत में बहुत सारी धन संपत्तियां प्रचुर मात्रा में थी। तो ये जो सिल्क रूट था, ये यहाँ से जाते जाते जितनी दूरी पर जाते थे उतनी इसकी कीमत बढ़ती जा रही थी। 1453 का एक काल आता है, 1453 ईस्वी का एक समय आता है जिसमें तुर्की कर देता है बदमाशी।
वो कुस्तुतुनिया पे अधिकार कर लेता है। कुस्तुतुनिया वर्तमान में उसका नाम इस्तांबुल है, जो कि तुर्की में ही अवस्थित है। तो 1453 ईस्वी में ये तुर्की क्या करता है, यहाँ पे है टर्की, देखिए इंग्लिश में इसको टर्की बोलते हैं, हिंदी में तुर्की। तो ये जो सिल्क रूट गया यहाँ पे है, ये यहाँ पे जो है ये लिखा, हाँ यहाँ पे है टर्की। इसने 1453 ईस्वी में यहाँ पे अधिकार कर लिया और वहां पे बैठ गया। अब कहा हम नहीं जाने देंगे तुमको आगे, अगर जाना है तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज हम जाने नहीं देंगे। तो ये यूरोपियन लोगों ने कहा ये बात तो ठीक है नहीं, नहीं जाने देगा, और जाएंगे तो भर भर के पैसा लेगा, इतना ज्यादा पैसा हम क्यों चुकाएंगे, इसका कोई अल्टरनेट रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उस समय क्या हुआ, जितने भी यूरोपीय देश थे इसका अल्टरनेट रास्ता निकालना के बारे में सोचने लगे। उसी क्रम में देखा कि अगर ऐसे हम भारत जा नहीं सकते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि उस समय में मैप का आविष्कार हो चुका था, कंपास का अधिकार हो चुका था, जिससे दिशाओं के बारे में हम ज्ञात कर सकते थे। तो उस समय यूरोपियन लोगों ने सोचा कि नाविकों को हम उत्साहित करते हैं, पैसे देते हैं, फंडिंग करते हैं और उसको भेजते हैं दूसरे रूट की तलाश के बारे में। तो उस समय 1492 ईस्वी में 1492 ईस्वी में कोलंबस एक नाविक था, वो निकला यूरोप से। और ये इन्होंने क्या करा कि इसको पता था कि भारत ऐसे जाएंगे तो अब तो ये टैक्स मांगेगा, पैसा मांगेगा, जा नहीं पाएंगे। अच्छा, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, ऐसे जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम करेंगे क्या कि ऐसे करके घूम के जाएंगे। ऐसे ऐसे घूम के जाते जाते हम एटलीस्ट यहाँ पे इंडिया पे हम क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे इंडिया के पास। तो इन्होंने इंडिया की खोज की तलाश में इन्होंने 1492 ईस्वी में निकला कौन, कोलंबस। कोलंबस निकला और ये पूरा इधर से ये इधर गया, सोचा कि पृथ्वी तो गोल है, ऐसे ऐसे जाएंगे तो ऐसे ऐसे घूमते 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 एटलीस्ट कहाँ आ जाएंगे, इंडिया के पास आ जाएंगे। तो ये इन्होंने यहां से घूमना शुरू कर दिया और ये सोच रहे थे कि ऐसे करके घूम के जाएंगे और वापस इंडिया पे ऐसे आ जाएंगे। लेकिन जब ये यहां से निकल के गए तो यहाँ पर अंत महासागर था, घूमते 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 यहां पहुंच गए और इन्हें लगा कि हम इंडिया की खोज कर लिए हैं। इन्हें लगा कोलंबस जी को कि हम इंडिया की खोज कर लिए हैं, लेकिन ये पहुंच गए थे अमेरिका। इसे नई दुनिया का नाम दिया गया उस समय। और तो ये खोजने गए थे इंडिया को, इसीलिए अभी भी यहाँ के जो मूल निवासी है उसे रेड इंडियन कहा जाता है। तो अमेरिका के जो मूल निवासी है उसे क्या कहा जाता है, रेड इंडियन कहा जाता है। तो ये पहुंच गए कहाँ, कोलंबस जी, अमेरिका का। खोज किसका करना चाह रहे थे, भारत का, कर दिए अमेरिका का। अमेरिका की खोज कब हुआ था, 1492 ईस्वी में। किसने करा था, तो कोलंबस जी ने करा था। उसके बाद अब तो ये हो गई नई दुनिया, अमेरिका की खोज, भारत की खोज अभी भी नहीं हुई है। दूसरा दल निकला यूरोप से ही। अब आप कहेंगे कि सर सब यूरोप से ही क्यों निकल रहे हैं, 7 महादेश हैं, सिर्फ यूरोप से ही क्यों निकल रहे हैं। क्योंकि उन दिनों सबसे ज्यादा पैसा वाला जो है ये यूरोप ही था। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही तो घूम पाएगा, वही तो संसाधन शोध संस्थान कर पाएंगे। तो इसके पास ही पैसा था उस समय, और खूब पैसा था, अभी भी बहुत ज्यादा पैसा इसी के पास है। तो यहां से दूसरा एक नाविक निकला पुर्तगाल से, उसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में यहां से निकला और ये क्या करा, यहां से ऐसे 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 ऐसे, ये जो व्हाइट इसमें दिख रहा है सारा का सारा पानी ही है, समुद्र ही है। ये यहां से निकला और ऐसे ऐसे अफ्रीका का चक्कर लगाते 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 यहाँ पे जाके, ये केप ऑफ गुड होप है, यहाँ पे जाके रुका। और यहाँ पे इसको एक मछुआरा मिला, उन्होंने इन्हें बताया कि भारत जाने का रास्ता इधर से है। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में यहाँ भारत के कालीकट पे पहुंच जाते हैं।
भारत के कालीकट पे पहुंच जाते हैं। जब कालीकट पहुंचते हैं तो कालीकट है कहाँ? कालीकट है वर्तमान केरल में। कालीकट कहाँ है? तो वर्तमान केरल में, इंग्लिश में केरला बोलते हैं इसको। कालीकट कहाँ है दोस्तों? तो कालीकट है वर्तमान केरल में। 1498 ईस्वी में अब भारत पहुंच चुका है कौन? वास्को डिगामा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की खोज कब हुई थी? तो 1498 ईस्वी में हुई थी। किसने करा था? तो वास्को डिगामा ने करा था। किस देश ने करा था? तो पुर्तगाली ने करा था। तो यहां पर देख रहे हैं कालीकट पे पहुंचा वास्को डिगामा। अब गोरी चमड़ी वाला था, अब गोरी चमड़ी वाला नया टाइप का आदमी है। हम भारतीय भले काले लोग, और गोरी चमड़ी वाला आज जहाज लेके आया बहुत बड़ा। यहाँ का स्थानीय शासक था जमोरीन। अच्छा, राजा का वास्तविक नाम जमोरीन नहीं है, यहाँ के जो भी राजा हुआ करते थे उसका नाम बोला जाता था जमोरीन, वास्तविक नाम कुछ और था। तो यहाँ के जो राजा थे कालीकट के, जमोरीन, उन्होंने देखा, अरे बाबा ये बड़का सा नाव कहाँ से आ गया? तो कहा, अब बड़का सा नाव आया, उसको खेबने वाला भी कुछ नहीं है। तो उसने कहा, भैया खेबते कैसे हैं? तो कहा, बुर्बक कहीं का, इसमें तो मोटर लगल रहता है, ये अपने आप चलता है। अब लगा राजा जमोरीन को ये तो वाकई बहुत कुछ यूनिक है। अब आया तो कहा कि ठीक है साहब, आइए आइए। अगोरी चमड़ी वाला बहुत सुंदर देखने में लग रहा था। अब भारतीयों को कुछ नया दिखे तो अटैक तो हो ही जाते हैं। खूब स्वागत सत्कार किया, खूब आतिथ्य हुआ। अच्छा, भारत की ये नीति भी है, अतिथि देवो भव। तो इसका यहाँ पर खूब आदर सत्कार हुआ। कहाँ पे? कालीकट केरल में। खूब बढ़िया से पकवान, खीर, पूरी खूब बढ़िया से खिलाया गया। किन्हें? वास्को डिगामा को। और जब ये वास्को डिगामा खाए तो कहा, भैया बड़ी स्वादिष्ट था, मिलाए काहे हो इसमें, सबसे बताओ। तो कहा, इसमें मसाला सब मिला है, यही यही मसाला सब है, काली मिर्ची, ये मिर्च, ये सब चीजें बताया। तो इन्होंने क्या करा कि ठीक है ये यूनिक चीज है, इसको पैक कर दो, अब हम इसको लेके जाएंगे यूरोप। इन्होंने पैक कराया मसाला और गए यूरोप। यहाँ बहुत सारे दामों में इसको बेचे और काफी मुनाफा हुआ। किसको? वास्को डिगामा को। अच्छा, जब वास्को डिगामा को जब इतना मुनाफा हुआ, अब इसके पीछे पीछे 1498 में आया था, पुर्तगाल से एक और आ गया 1500 ईस्वी में। अब देख रहा है कि इसको तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसके साथ वाले देश सब भी, साथ वाले देश सभी, इंग्लैंड अब आ गए, आप देखेंगे डेनमार्क आ गए, स्वीडन आ गए, सब पीछे 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 अब भारत के पास अब आने लगे। यहीं से प्रारंभ हो जाता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए, जिसको हमने अतिथि समझ के इतना सत्कार किया था, उसने देखिए हमारे भारत का क्या ही हाल करा। चलिए, तभी हम लोग अपनी जो कंडीशन है उसको बदलते हैं नहीं। देखिए, तो भारत में अब हम देखते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपियन का आगमन पहले तो देखो। दोस्तों, मैं फर्स्ट टाइम हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, है ना। तो भारत में यूरोपियन लोगों का आगमन। तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आप तो जान ही गए हैं, पुर्तगाल आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाल आए थे। उसके बाद कौन आए थे? डच आए थे, डच। डच। तो कहेंगे सर अभी तो वर्ल्ड मैप पे कहीं डच दिखता ही नहीं है। तो बुद्धू, डच का वर्तमान नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड। उसके बाद आए थे अंग्रेज।
उसके बाद आए थे, थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर पे है डेनिस। डेनिस का वर्तमान नाम है डेनमार्क। क्या नाम है साथियों? डेनमार्क नाम है वर्तमान नाम। उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। तो ये भारत में यूरोपियनों का आगमन का क्रम है। ठीक है, ये क्रम कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, तो इसे आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। दूसरा अगर बात करें तो भारत में यूरोपियन कंपनियों की स्थापना, कंपनियों की स्थापना का क्रम, स्थापना का क्रम। तो कहेंगे सर अभी तो आप बताएं कि यूरोपीय लोगों का आगमन, अभी बता रहे हैं यूरोपियन कंपनियों का आगमन, तो वहां यूरोपियन लोगों का आगमन था कि यूरोपियन लोगों में कौन कौन से देश पहले कौन कौन आए। लेकिन जरूरी नहीं है जो पहले आए वो पहले कंपनी की स्थापना कर लेगा। लेकिन यहां हम बात करने जा रहे हैं कंपनी का स्थापना। भारत में यूरोपीय जो कंपनियां उनकी स्थापना का क्रम अलग हो जाएगा दोस्तों। देखो इसमें पहले तो आएगा पुर्तगाल ही, दूसरे नंबर पे आएंगे अंग्रेज, थर्ड नंबर पे आएंगे डच, जिसके बारे में हम जान चुके हैं कौन सा है, नीदरलैंड। उसके बाद बात करेंगे डेनिस। डेनिस तो पता ही है कौन है, डेनमार्क वर्तमान में। उसके बाद बात करेंगे फ्रांस। उसके बाद बात करेंगे स्वीडन। इसमें ये चीज जो देख लिए, कहेंगे सर ये तो लिखवा दिए, इसका डेट बताइए, तो लीजिए डेट। पुर्तगाल का कंपनी का जो स्थापना हुआ था, इसकी कंपनी थी 1505, 1505 ईस्वी अर्थात एडी। अंग्रेज की थी 1600, डच की थी 1602 और डेनिस का था 1616। ये तो याद रखना बहुत सिंपल है, 1616। और उसके बाद फ्रांस 1664, ये भी याद करना बहुत सिंपल है, 64 है। और स्वीडन 1731। सभी की सभी ईस्वियों में है, ईस्वियों को एडी बोलते हैं, अन्नो डोमनी। अच्छा, तो ये क्रम यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम है। अच्छा, इसे याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे उस समय इस ट्रिक का यूज किए थे, आप भी कर लें। पुत्र अडा डैड। अच्छा दोस्तों, ये ट्रिक है, भारत में यूरोपीय कंपनी की जो स्थापना है वो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे पुत्र से याद रखेंगे पुर्तगाल, अ से याद रखेंगे अंग्रेज,
डा से याद रखेंगे डच। 4th नंबर डैड से याद रखेंगे डेनिस। 5th नंबर फ से याद रखेंगे फ्रांस। और सा से याद रखेंगे स्वीडन। स्वीडन। अच्छा, 4th नंबर, 5th नंबर एंड 6th नंबर। देखिए इस प्रकार आप याद रख सकते ये, और ये वाक्य याद रखना भी काफी आसानी है। जैसे पुत्र जब अड़ जाता है ना पिता के सामने, तो उसको बात मानना ही पड़ता है, फंस जाता है। जैसे मैं भी एक पिता हूँ, अब मेरे बच्चे जब अड़ जाते हैं तो मुझे फंसना पड़ता है, आइसक्रीम खिलाना पड़ता है, बैलून दिलाना पड़ता है बच्चों को। तो उसी प्रकार ये है, पुत्र अड़ा, डैड फंसा, डैड को फंसना ही पड़ता है, बच्चों के सामने झुकना ही पड़ता है ना। तो इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। पुर्तगाल का तो डेट आपको याद ही है 1505 में। अंग्रेज का याद ही है आपको 1600 ईस्वी में। अच्छा, सभी दोस्तों ईस्वी में है। इंग्लिश में बात करें तो एडी होता है। एडी मतलब अन्नो डोमनी, ये भी ईस्वी में है। अंग्रेज हो गया ये 1602 ईस्वी में, ये भी ईस्वी है, डॉट डॉट कर देते हैं, याद रखिएगा। ये 1616, ये भी डॉट कर देते हैं, ये भी ईस्वी में है। फ्रांस तो जान ही रहे हैं, ये 64 था शुरू से में, और अभी भी 64 ही है। राफेल हम लोग अभी किससे खरीद रहे हैं? फ्रांस से ही खरीद रहे हैं। स्वीडन, स्वीडन हमेशा खुशहाली देता रहता है ये स्वीडन। ये 1731 ईस्वी में ये भी बुर्बक आ गया था भारत। बाद में लात घुसा से गांधी जी मारे थे और ये भाग गया था। अच्छा, गांधी जी हाथ पैर से नहीं मारे थे, है ना। न गाना है ना, ना खड़ग ना बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो दोस्तों यही आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ पढ़ेंगे। ट्रस्ट मी दोस्तों, ऑनलाइन में ये मेरा पहला क्लास है। ऑफलाइन तो वैसे मैं पढ़ाता ही था, ऑनलाइन ये मेरा पहला क्लास है, इसलिए थोड़ी सी कहीं वो हेजिटेशन वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे जैसे मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा मेरा अभ्यास और अच्छा हो जाएगा, और मैं आप लोगों को इतना अच्छा से पढ़ाऊँगा जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता हूँ। आपको दोस्तों मज़ा आ जाएगा। कुल मिला के जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि मैंने मूवी देख के उठा है। टू द पॉइंट, हर एक चीज, हर एक टॉपिक, हर एक डेट्स आपको याद रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।